यस ओके, टाइटल स्लाइड दिख रही है राइट सर, आवाज ठीक है ओके अगर कोई प्रॉब्लम आया तो बीच में बताना. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट, यू कैन स्विच ऑफ योर माइक साक्षी. नाउ दिस इज द लेक्चर नंबर 6, 23rd November 2021. Okay, today I am going to start the new portion, second portion of unit number 3, atomic and molecular spectroscopy, and in that unit we will study about the important topic, that is important topic as per the science and technology is concerned, or in the subject physics, the X-ray, the important topic is X-ray, and I am going to start the lecture. Okay, so this is the content of unit number 3, atomic and molecular spectroscopy, and second portion. Okay, so first of all we'll see what is X-rays. X-rays क्या होती है ये पहले हम देखने वाले हैं. ठीक है, X-rays को जानने के पहले ये जानना जरूरी है कि X-rays क्यों इंपॉर्टेंट है. ठीक है, X-rays क्यों पढ़ना जरूरी है. ठीक है, क्योंकि एक्सरेस के आज के मॉडर्न युग में, मॉडर्न एरा में बहुत सारे एप्लीकेशंस है, राइट फ्रॉम द मेडिकल फील्ड टू इंडस्ट्री. ओके, साइंटिफिक फील्ड, साइंटिफिक रिसर्च, हर तरफ एक्सरेस के एप्लीकेशंस है. इसलिए एक्सरेस को जानना जरूरी है और ओरिजिन ऑफ एक्सरेस को भी पता होना चाहिए. ये भी पता होना चाहिए कि एक्सरेस प्रोड्यूस कैसे होती है और एक्सरेस की डिस्कवरी कैसे हुई. वैसे एक्सरेस की डिस्कवरी जो थी वो एक्सीडेंटल थी. सर विलियम सी रॉन्जन इन 1895 डिस्चार्ज कैथोड रे ट्यूब पे वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे. ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब पे कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और वो एक्सपेरिमेंट करते हुए उन्हें कुछ रेज दिखी. उनको लगा ये कैथोड मैंने यहाँ रखा है, कैथोड से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं और एनोड पे स्ट्राइक कर रहे हैं, तो वो जो रेज निकल रही है वो कैथोड रेज हो सकती है. लेकिन उनको सरप्राइजिंग लगा कि वो जो रेस निकल रही है वो कैथोड रेस के प्रॉपर्टी से बिल्कुल मैच नहीं करती, बिल्कुल कैथोड रेस के प्रॉपर्टीज के साथ मैच नहीं करती. फिर उन्होंने क्या किया कि उनको लगा कि अल्फा रेस या बीटा रेस तो नहीं है, तो उन्होंने जो न्यूक्लियर रेडिएशन है अल्फा और बीटा रेस के साथ भी उसके प्रॉपर्टीज मैच किए, उसके भी साथ उसके प्रॉपर्टीज मैच नहीं हो रहे थे. फिर डब्ल्यू.सी. रॉन्जन को लगा कि ये एक्चुअली है क्या, ये तो अल्फा रेस भी नहीं है, बीटा रेस भी नहीं है, कैथोड रेस में एक्चुअली ये है क्या. उस वक्त उनको ये चीज अननोन लगी और ये अननोन ही थी, इसकी प्रॉपर्टीज भी अननोन थे, इसलिए उन्होंने उनका नाम जो था वो एक्सरेस दिया. ठीक है, तो एक्सरेस की डिस्कवरी हुई 1895 में. उसके बाद उस पर और रिसर्च हुई और 5-6 साल में उसके एप्लीकेशन भी एग्जिस्टेंस में आए. इसलिए सबसे फर्स्ट पहला नोबेल प्राइज 1901 में एक्सरेस की डिस्कवरी को मिला और सर डब्ल्यू.सी. रॉन्जन को 1901 में नोबेल प्राइज मिला एक्सरेस की डिस्कवरी के लिए. तो बहुत सारे एप्लीकेशंस है एक्सरे के और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सरे. तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि व्हाट आर एक्सरेज. एक्सरेज होती क्या एक्चुअली, एक्सरे किस कैटेगरी में आती है. एक्सरेज जस्ट नथिंग बट जैसे लाइट होता है, हमारा जो सनलाइट आ रहा है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. ओके, और सनलाइट में क्या होता है, विजिबल लाइट होती है. ठीक है, और ये सब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. बिकॉज व्हाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, बिकॉज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट इज देयर इन दैट पर्टिकुलर रेडिएशंस, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. तो एक्सरेज भी क्या है, एक्सरेज आर ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बट दे हैव वेरी शॉर्ट वेवलेंथ. बहुत शॉर्ट वेवलेंथ होती है, शॉर्टर वेवलेंथ. एक्सरेज की वेवलेंथ शॉर्टर होती है, मतलब एनर्जी ज्यादा, वेवलेंथ कम, एनर्जी ज्यादा, एनर्जी कम, वेवलेंथ ज्यादा. बिकॉज यू नो दैट E is equal to hc by lambda, E is equal to h nu, nu means c by lambda, it means E is inversely proportional to the wavelength. तो X-rays have shorter wavelength means higher energy. ओके, एक्सरेज की वेवलेंथ शॉर्ट है इसलिए उसकी एनर्जी ज्यादा होती है. तो कहां से कहां तक होती है एक्सरेज की वेवलेंथ. इफ वी टॉक अबाउट द वेवलेंथ ऑफ द एक्सरेज, सो द रेंज ऑफ एक्सरेज और रेंज ऑफ द वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज इज 0.1 to 100 एंगस्ट्रॉम की होती है. तो सिंपली एक्सरेज को क्या बोलेंगे हम, देखो यहाँ पे टेक्स्ट मैंने कवर किया है, जैसे ये देखो लाइंस पढ़ो अच्छे से. एक्सरेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैविंग शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम. इट मींस एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर में होती है वेवलेंथ. एंगस्ट्रॉम मतलब क्या होता है, 10 to the power -10 मीटर. 1 एंगस्ट्रॉम मींस 10 to the power -10 मीटर. इट मींस दैट एक्सरेज की वेवलेंथ ऑफ द ऑर्डर ऑफ
1 एंगस्ट्रॉम होती है। एक्सरेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैविंग शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 angstrom. If we talk about the range of X-rays of wavelength, then range of X-ray of wavelength is from 0.1 to 100 angstrom. तो X-rays की wavelength lies in the range 0.1 to 100 angstrom. तो X-ray की wavelength कहां से कहां तक होती है? 0.1 to 100 angstrom के बीच में। तो सिंपल चीज है X-ray। किसी ने पूछा व्हाट आर एक्सरेज या व्हाट आर एक्सरेज बोला तो एक्सरेज आर नथिंग बट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैविंग शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम। मतलब शॉर्टर वेवलेंथ होती है। शॉर्टर मतलब 10 to the power -10 मीटर। इट मींस वेरी शॉर्ट वेवलेंथ। 10 to the power -10 मीटर मींस it is very short wavelength and its wavelength lies in the range 0.1 to 100 angstrom. 0.1 से 100 angstrom के बीच में इसकी वेवलेंथ होती है। अगर तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखते हो तो एक्सरे की पोजीशन कहां होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम तुमको पता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मैंने देखा तो देखो यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में एक्सरे कहां पे आती है? एक्सरेज आर लाइज बिटवीन गामा रेज एंड यूवी रेज। यूवी और गामा के बीच में एक्सरे की पोजीशंस होती है। तो ये देखो ये एक्सरे का ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। तो लेफ्ट में वेवलेंथ कम, राइट में वेवलेंथ ज्यादा। तो ये सेंटीमीटर के फॉर्म में 10 to the power -11 सेंटीमीटर से 10 to the power 3 सेंटीमीटर तक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। लेफ्ट में लोअर वेवलेंथ और राइट में हायर वेवलेंथ। मतलब लेफ्ट में शॉर्ट वेवलेंथ, राइट में लॉन्गर वेवलेंथ। तो यहां से शुरू होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है? गामा रेस की। उसके बाद एक्सरेज की होती है, उसके बाद यूवी रेस की ज्यादा होती है, फिर विजिबल रेज, आईआर, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव्स। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? रेडियो वेव्स की। मतलब एनर्जी की कम होती है रेडियो वेव्स की, वेवलेंथ ज्यादा एनर्जी कम, राइट। तो सबसे शॉर्ट वेवलेंथ होती है गामा रेस की, उसके बाद एक्सरे। एक्सरे भी इधर लेफ्ट हैंड साइड में ही आता है। इट मींस दैट एक्सरेज आर ऑल्सो हैविंग शॉर्टर वेवलेंथ। लेफ्ट साइड मतलब शॉर्टर वेवलेंथ, राइट हैंड साइड मतलब लॉन्गर वेवलेंथ। Okay, so as per the electromagnetic spectrum is concerned, X-rays are lies between gamma rays and UV rays. If we talk about the wavelength of X-rays in centimeter, सेंटीमीटर में कहां से कहां तक? 10 to the power -9 to 10 to the power -6 सेंटीमीटर के बीच में इसकी वेवलेंथ होती है। अगर इसको कन्वर्ट करेंगे एंगस्ट्रॉम में तो 0.1 to 100 एंगस्ट्रॉम के बीच की वेवलेंथ होती है। Okay, so in electromagnetic spectrum, X-ray, the position of X-rays are lies between gamma rays and यूवी रेस, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में एक्सरे की पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड में होती है। इसका मतलब इसकी वेवलेंथ जो होती है शॉर्ट होती है, सेंटीमीटर में होगी 10 to the power -9 to 10 to the power -6 सेंटीमीटर। इफ वी कन्वर्ट इट इनटू एंगस्ट्रॉम इट विल बी 0.1 to 100 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये होगी एक्सरे की पोजीशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। और अभी मैंने बताया था कि एक्सरे को डिस्कवर किया था सर विल्हेल्म सी रॉन्जन ने 1895, और उनको पहला नोबेल प्राइज, फिजिक्स का पहला नोबेल प्राइज सर WC रॉन्जन को मिला था इन 1901। तो इस तरीके से एक्सरे की डिस्कवरी के बारे में हमने डिस्कस किया और एक्सरेस क्या होता है ये भी बता। अब हम देखने वाले हैं एक्सरेस के टाइप्स क्या होते हैं। We'll see now types of X-rays. So there are two types of X-rays. One is soft X-rays and other one is hard X-rays. अभी as the name suggests, soft मतलब very delicate, hard मतलब tough. Soft मतलब very delicate, hard मतलब tough. Soft मतलब delicate मतलब एनर्जी कम, ठीक है। जिसका पावर कम होगा वो सॉफ्ट और जिसका पावर ज्यादा होगा वो हार्ड। सो सॉफ्ट एक्सरेज का पेनिट्रेटिंग पावर लो होता है, जो ज्यादा अंदर तक पेनिट्रेट नहीं कर सकती। हार्ड एक्सरेज का पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होता है, ठीक है। तो सॉफ्ट एक्सरे का पेनिट्रेटिंग पावर लो होता है और हार्ड एक्सरे का पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होता है। इसका मतलब सॉफ्ट एक्सरेज की एनर्जी कम होती है, हार्ड एक्सरेज की एनर्जी ज्यादा होती है। ओके, एनर्जी ज्यादा तो ज्यादा अंदर तक पेनिट्रेट करेगा ना, एनर्जी ज्यादा तो ज्यादा अंदर तक पेनिट्रेट करेगा, एनर्जी कम तो कम अंदर तक पेनिट्रेट करेगा। ओके, सो अगर सॉफ्ट एक्सरे की बात करें हम, ओके, तो दे हैव लो पेनिट्रेटिंग पावर। अभी बताया कि वो लो पेनिट्रेटिंग पावर है, ज्यादा अंदर तक पेनिट्रेट नहीं करेगी बिकॉज दे हैव लोअर एनर्जी, दे हैव लोअर एनर्जी। सो सॉफ्ट एक्सरेज आर ऑफ लोअर एनर्जी। एनर्जी कितनी होती है? बिलो 10 keV, मतलब किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के नीचे होती है सॉफ्ट एक्सरेज की एनर्जी। किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब तुमको पता है, ओके किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब तुमको पता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब क्या होता है, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1 EV होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ओके सो उसी तरीके से 10 अगर इसको जूल में कन्वर्ट करना है 10 केवी को, तो 10 इंटू 10⁻³ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल से मल्टीप्लाई करना। वो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बता रहा हूं कि कैसे कन्वर्ट करते हैं ईवी से जूल में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में। सो सॉफ्ट एक्सरेज का पेनिट्रेटिंग पावर लो, सॉफ्ट एक्सरेज का पेनिट्रेटिंग पावर लो है मतलब एनर्जी लो है, और उसकी एनर्जी क्या होती है 10 केवी के नीचे होती है, लोअर देन बिलो 10 केवी। ओके और दे आर प्रोड्यूस विथ कंपैरेटिव एट लो वोल्टेज। लो वोल्टेज दिया तो सॉफ्ट एक्सरेज को प्रोड्यूस किया जा सकता है, लो वोल्टेज दिया तो सॉफ्ट एक्सरेज को प्रोड्यूस किया जा सकता है। लोअर वोल्टेज, लो वोल्टेज वैल्यू से भी सॉफ्ट एक्सरेज प्रोड्यूस होती है। ओके अगर सॉफ्ट एक्सरेज के ये एप्लीकेशंस हम देखें, ओके सॉफ्ट एक्सरेज के अगर एप्लीकेशंस हम देखें तो एप्लीकेशन क्या है सॉफ्ट एक्सरेज का, मटेरियल्स एनालिसिस मींस आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ मटेरियल्स। मटेरियल्स मतलब कोई भी मटेरियल पकड़ लो, कोई पत्थर पकड़ो, मिनरल पकड़ो, लकड़ी पकड़ो, कुछ भी पकड़ो, ठीक है। सपोज कोई स्टोन है, वो अननोन स्टोन है, उस स्टोन किससे बना है मुझे पता नहीं है, एक स्टोन है एक पत्थर है, वो पत्थर किससे बना है, उसके अंदर कौन सा केमिकल कंपोजिशन है, उसके अंदर कौन सा एलिमेंट है, ये सब मुझे नहीं पता, उसमें ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, क्या है मुझे नहीं पता। अगर वो अननोन मटेरियल है और अगर तुमको पता करना है कि उसके अंदर कौन से एटम्स है, उसके अंदर कौन से एलिमेंट्स है, उसका एलिमेंट तो है, उसमें कंपोजिशन क्या है, रेशियो कितना है, कितने क्वांटिटी में एलिमेंट्स प्रेजेंट है उसके अंदर, तो ये कैसे पता करेंगे, एक्सरे से। तो उसके ऊपर क्या करेंगे, सॉफ्ट एक्सरेज डालेंगे। अगर एक पत्थर है, सपोज करो पत्थर है, एक स्टोन है, उसके बारे में तुमको कुछ नहीं पता, वो किससे बना है, क्या बना है, उसके अंदर एलिमेंट्स क्या है, उसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, ओके उसके अंदर एलिमेंट का रेशियो कितना है, ये कुछ भी नहीं पता तुमको, तो स्टोन को क्या करो, सॉफ्ट एक्सरे से इल्यूमिनेट करो, सॉफ्ट एक्सरे से उसको इंसिडेंट करोगे, तो उसके बाद वो स्टोन के अंदर के एटम्स के साथ या एलिमेंट के साथ एक्सरे इंटरेक्ट करेगी और उसके बाद तुमको एक स्पेक्ट्रम मिलेगा, ठीक है, एक सिग्नल मिलेगा। उस सिग्नल से तुम पता कर सकते हो कि उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है, उसके अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट है कौन कौन से और कितने प्रेजेंट है। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव भी एस्टिमेशन कर सकते हो, कितने एलिमेंट्स उसमें प्रेजेंट है और एलिमेंट्स का रेशियो कितना है, वो तुमको कुछ भी नहीं पता है स्टोन के अंदर, वो स्टोन अननोन है। स्टोन ही क्यों, कोई भी मटेरियल ले लो, ओके कोई भी मटेरियल ले लो, स्टोन ले लो या सैंड ले लो, कोई भी चीज अगर तुमको नहीं पता उसके अंदर क्या है, तो एक्सरे से हमको पता किया जा सकता है कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके अंदर उसके कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है और उसके अंदर कौन से एलिमेंट कितने प्रेजेंट है, क्वांटिटी भी पता कर सकते हैं। सो दिस इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्ट एक्सरे। तो ये होगा सॉफ्ट एक्सरेज के बारे में। सॉफ्ट एक्सरेज के बारे में देखो, नाम है सॉफ्ट तो समझ जाओ एनर्जी कम, सॉफ्ट है मतलब ज्यादा पेनिट्रेट नहीं करेगा, पावर भी कम और लो वोल्टेज में प्रोड्यूस होगा। ये 3 पॉइंट इजीली याद रख सकते हैं। सॉफ्ट मतलब लो पेनिट्रेटिंग पावर, लो एनर्जी, बिलो 10 keV एंड दे आर प्रोड्यूस एट वेरी लो वोल्टेज। तो ये हो गया सॉफ्ट एक्सरेज के बारे में। अब इसका ऑपोजिट पकड़ो, हार्ड एक्सरेज। तो हार्ड एक्सरेज को क्या होगा, हाई पेनिट्रेटिंग पावर। हार्ड एक्सरेज की एनर्जी हाई होगी, ग्रेटर देन 10 keV और हार्ड एक्सरेज को कंपैरेटिवली हाई वोल्टेज पे प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये उसका उल्टा, रिवर्स। ओके तो हार्ड एक्सरेज मतलब रिवर्स पॉइंट्स देखो, दे हैव हाई पेनिट्रेटिंग पावर। हार्ड एक्सरेज बहुत अंदर तक पेनिट्रेट कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड, दे आर ऑफ हाई एनर्जी। ओके हाई एनर्जी मतलब 10 keV के ऊपर, 10 किलो इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अब मान ठीक है, तो इसका है हाई पेनिट्रेटिंग पावर और इसका है हाई एनर्जी एंड दे आर प्रोड्यूस एट कंपैरेटिवली हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज देने से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो हार्ड एक्सरेज हाई वोल्टेज देने से प्रोड्यूस होते हैं, उसका हाई पेनिट्रेटिंग पावर होता है और उसका हाई एनर्जी होता है। और हार्ड एक्सरेज को एप्लीकेशन कहां का है, मेडिकल रेडियोग्राफी एंड एयरपोर्ट सिक्योरिटी। अब बताऊंगा मेडिकल रेडियोग्राफी। अब बताओ, अगर तुम्हारे शरीर के अंदर हड्डियां है, बोन्स है, ओके अगर तुम्हारे हड्डियों में फ्रैक्चर हुआ तो तुम क्या करते हो, एक्सरे से पता करते हो, एक्सरे करने जाते हो, एक्सरे मशीन के सामने तुमको खड़ा रहने के लिए बोलते हैं
और उस बॉडी पार्ट का एक्सरे लेते हैं और एक्सरे से पता चलता है कि तुम्हारा बोन जो है वो फ्रैक्चर हुआ है। अगर बोन में माइनर फ्रैक्चर है, लाइन फ्रैक्चर है, तो वे एक्सरे से पता करते हैं कि कितना फ्रैक्चर हुआ है। ठीक है, तो एक्सरे, कौन से एक्सरे यूज करते हैं? हार्ड एक्सरे, क्योंकि हार्ड एक्सरे अंदर तक पेनिट्रेट करती है। तो हम सामने खड़े होते हैं एक्सरे मशीन के सामने, तो एक्सरे हम पे पड़ती है, तो हमारे मास, जो हमारा फ्लैश है, बॉडी का जो फैट है, मास है, ठीक है, बॉडी की जो चर्बी है उसके अंदर से पेनिट्रेट होती है और बोन तक पहुंचती है। लेकिन बोन को पेनिट्रेट नहीं करती हार्ड एक्सरे, बोन को पेनिट्रेट नहीं करती। ठीक है, हमारे फ्लैश में से, हमारे मास में से, हमारे बॉडी के स्किन में से एक्सरे पास होती है। ठीक है, वो कौन सी एक्सरे पास होती है? हार्ड एक्सरे। और वो हार्ड एक्सरे पास होके बोन पे पड़ती है और फिर बोन का स्ट्रक्चर पता कर चलता है हमको, तो इसको बोलते हैं मेडिकल रेडियोग्राफी। ओके, हमारा बोन फ्रैक्चर है या कुछ भी हमारा अंदर का डिसलोकेशन हुआ है हड्डियों का, तो ये सब पता कैसे करते हैं? हार्ड एक्सरे। ओके, तो हार्ड एक्सरेज का बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है मेडिकल रेडियोग्राफी में। दूसरा है एयरपोर्ट सिक्योरिटी। ओके, एयरपोर्ट सिक्योरिटी मतलब अगर कोई फ्लाइट से गया है, एयरपोर्ट पे गया, तो उसको पता होगा कि हमारा सामान क्या करते हैं, एयरपोर्ट पे स्कैन करते हैं। जो हम लगेज लेके जाते हैं, जो हम बैग लेके जाते हैं, उसको एक्सरे मशीन के अंदर स्कैन करते हैं। स्कैन क्यों करते हैं? क्योंकि एयरपोर्ट में मेटालिक ऑब्जेक्ट जैसे छुरी, चाकू, रिवॉल्वर, ऐसे मेटल वाली जो चीजें हैं वो ले जाना अलाउड नहीं है। लेकिन मान लो अगर कोई लेके जा रहा है छुपा के, फिर भी उस मशीन, उस जो भी तुम सामान लेके जाते हो उसको स्कैन करते हैं मशीन से। तो वो मशीन से स्कैन करते हैं, तो एक्सरे से ये पता चलता है कि उस सामान के अंदर मेटालिक ऑब्जेक्ट है कि नहीं, चाकू रखा है क्या, छुरी रखी है क्या, रिवॉल्वर रखी है क्या, मेटल की, या सुई भी ले जाना अलाउड नहीं है। अगर सुई भी रखी हो तो डिटेक्ट करता है एक्सरे। ओके, अब तुम बोलोगे मशीन की क्यों जरूरत है, ऐसे खोल के तो देख, अरे इतने सारे पैसेंजर है, इतना बड़ा सामान लेकर, हर एक सिक्योरिटी पर्सन हर एक का सामान पूरा चेक थोड़ी करेगा अंदर तक, इसलिए उसको मशीन में डालते हैं और मशीन से डालते ही पता चलता है कि उस सामान के अंदर मेटालिक ऑब्जेक्ट है या नहीं। ओके, छुरी है, चाकू, तो एक्सरे जब पड़ती है मेटालिक ऑब्जेक्ट पे तो सिग्नल देती है, उस सिग्नल से पता चलता है कि उस सामान के अंदर कोई एयरपोर्ट में या फ्लाइट में मेटालिक ऑब्जेक्ट मतलब चाकू, रिवॉल्वर, सुई वगैरह ये सब चीजें ले जाना अलाउड नहीं है, ये लेके जा रहा है क्या, ये पता चल जाता है। तो सिक्योरिटी, एयरपोर्ट सिक्योरिटी पर्पस के लिए या फिर मेडिकल रेडियोग्राफी में भी एक्सरेज का यूज होता है। और वो कौन सा एक्सरेज यूज होता है? हार्ड एक्सरे। ओके, तो सिंपल हमने पढ़ा दो टाइप के एक्सरेज, सॉफ्ट एक्सरेज और हार्ड एक्सरेज। और सॉफ्ट और हार्ड में, सॉफ्ट मतलब वेरी डेलिकेट, हार्ड मतलब टफ, इसलिए हार्ड मतलब सब हाई हाई होगा, हाई पेनिट्रेटिंग पावर, हाई एनर्जी, हाई वोल्टेज पे प्रोड्यूस होगा। और सॉफ्ट एक्सरेज में सब लो 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 होगा, लो पेनिट्रेटिंग पावर, लो एनर्जी एंड इट इज प्रोड्यूस एट लो वोल्टेज। तो इस तरीके से हमने दो टाइप्स पढ़े एक्सरेज के, सॉफ्ट एक्सरेज और हार्ड एक्सरेज। अभी हम पढ़ेंगे एक्सरेज की प्रॉपर्टीज क्या होती है। वेरी इजी, बहुत सिंपल है। एक्सरे की प्रॉपर्टी क्या होती है? दे ट्रेवल्ड इन अ स्ट्रेट लाइन विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, जस्ट लाइट, बिकॉज एक्सरेज आर लाइट। ओके, एक्सरेज को हम लाइट की प्रॉपर्टी के साथ मैच कर सकते हैं, बिकॉज एक्सरेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। सो लाइट अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है तो एक्सरे भी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। लाइट की वेलोसिटी होती है 3 × 10⁻⁻10⁻8 मीटर पर सेकेंड। उसी तरीके से एक्सरेज की भी वेलोसिटी होती है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। तो दे आर ट्रैवल्ड इन, एक्सरेज आर ट्रैवल्ड इन स्ट्रेट लाइन विद द वेलोसिटी 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। अब एक्सरेज को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बोलते हैं, इसलिए एक्सरेज बना है फोटोन से। एक्सरेज जैसे लाइट फोटोन से बनता है वैसे एक्सरेज भी फोटोन से बनते हैं, इसलिए एक्सरेज को एक्सरे फोटोन भी बोलते हैं, बिकॉज एक्सरेज हैव सिमिलर प्रॉपर्टी विद द लाइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही है एक्सरे, और वो एक्सरेज जैसे वेलोसिटी ऑफ लाइट से लाइट ट्रैवल करती है, उसी तरीके से एक्सरे भी वेलोसिटी ऑफ लाइट से ट्रैवल करते हैं स्ट्रेट लाइन में। ओके, तो एक्सरेज को हम एक्सरे फोटोन भी बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है? दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर एक्सरेज को तुमने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से पास किया तो कोई चेंज नहीं होगा, डेविएट नहीं होंगे, एक्सरे का पाथ चेंज नहीं होगा, एक्सरे जैसा है वैसे स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर जाएंगे। इट मींस दैट एक्सरेज आर रिमेन अनअफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का उन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, एक्सरेज सीधा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेंगे। दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय, दे आर अनअफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये सेकेंड प्रॉपर्टी।
थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, जैसे लाइट को प्रॉपर्टी होती है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सब पढ़ा होगा तुमने ऑप्टिक्स में। लाइट की जैसी प्रॉपर्टीज होती है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, उसी तरीके से एक्सरेज की भी यही सब प्रॉपर्टीज होती है। एक्सरे एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। रिफ्लेक्शन तुमको पता है, रिफ्रैक्शन मतलब ट्रांसमिशन, डिफ्रैक्शन भी पता है, पोलराइजेशन भी पता है, ये सब चीजें तुमने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ी होगी। ठीक है, इसको मैं डिटेल में नहीं लूंगा, जस्ट इतना पता चाहिए तुम्हें कि एक्सरेज एग्जिबिट द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। जितनी जैसी प्रॉपर्टीज लाइट की होती है वैसे ही प्रॉपर्टीज एक्सरेज की होती है। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है एक्सरेज में, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। ओके, तो ये एक्सरेज की प्रॉपर्टीज है। दे हैव हाई पेनिट्रेशन पावर, अभी हमने पढ़ा कि हार्ड एक्सरेज का पावर क्या होता है, हाई पेनिट्रेटिंग पावर होता है। तो एक्सरेज पोजेसेस हाई पेनिट्रेशन पावर। और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो, एक्सरेज कैन आयोनाइज द गैस एंड इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस। मतलब एक्सरेज कैन गिव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब कोई भी मेटल लो, सपोज एक एल्यूमिनियम लिया और एल्यूमिनियम के ऊपर एक्सरे डालो, ये एल्यूमिनियम का एक ब्लॉक है, एक एल्यूमिनियम का ब्लॉक लो या एक एल्यूमिनियम की शीट लो, उसके ऊपर एक्सरेज को इल्यूमिनेट करो, उसके ऊपर एक्सरेज को इंसिडेंट करो, तो एक्सरे क्या करेगा, वो एल्यूमिनियम के एटम के अंदर जाएगा और एल्यूमिनियम के एटम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, और उस एक्सरे क्या करेगा, एल्यूमिनियम के एटम के अंदर के इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करेगा, उसको कोलाइड करेगा और उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। ठीक है, तो एक्सरेज क्या करेंगे, एल्यूमिनियम, कोई भी मेटल है, कोई भी मेटल, वो एल्यूमिनियम क्या, वो जिंक भी हो सकता है, आयरन भी हो सकता है, कैडमियम भी हो सकता है। ओके, सो एक्सरेज क्या करेंगे, अगर एक मेटल रखा हुआ है, सपोज करो एल्यूमिनियम रखा और एक्सरे उसके ऊपर तुम इंसिडेंट करो, तो एक्सरे क्या करेंगे, एल्यूमिनियम के एटम के अंदर के इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करेंगे, इलेक्ट्रॉन को कोलाइड करेंगे और वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे। और जब वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो उस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन और उस इफेक्ट को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी देते हैं एक्सरेज। सो एक्सरेज कैन इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, मेटल की सरफेस में जो एटम्स प्रेजेंट है उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन को निकालने की क्षमता रखता है एक्सरे। एक्सरे में कैपेसिटी है कि एटम के अंदर घुस के उसके इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने की, तो इसको क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मेटल के सरफेस पे जो एटम्स होते हैं उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन को निकालना मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो एक्सरेज कैन गिव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो एक्सरेज कैन इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस। दूसरा, दे आयोनाइज द गैस। एक्सरे क्या कर सकते हैं, गैस को आयोनाइज कर सकते हैं। आयोनाइज करना मतलब गैस के एटम है, एटम आयन कब बनता है, जब एटम में से इलेक्ट्रॉन निकलता है। सोडियम पकड़ो, सोडियम Na आयन कब बनेगा, जब Na का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो Na+ बन जाएगा। Na+ मतलब आयन। एटम से आयन कब बनता है, जब उसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। उसी तरीके से गैस आयोनाइज कब होगी, जब गैस के एटम के इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। तो अगर कोई भी गैस है, सपोज करो हाइड्रोजन गैस है, और हाइड्रोजन गैस के ऊपर तुमने एक्सरे को फेंका, एक्सरे को इंसिडेंट किया, तो एक्सरे क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस के एटम के अंदर के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। इट मींस दैट एक्सरे कैन आयोनाइज द गैस। एक्सरे क्या करेगा, गैस को आयोनाइज कर सकता है। मतलब गैस अगर सिंपल स्टेट में है, गैस के एटम सिंपल स्टेट में है, तो उसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता है और गैस का क्या बनेगा, आयन बनेगा। तो दे आयोनाइज द गैस। एक्सरे कैन आयोनाइज द गैस मतलब एक्सरे एटम को आयन में कन्वर्ट कर सकता है बाय इजेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन। एक्सरे किसी भी गैस के एटम पे इंसिडेंट हुआ तो उस गैस के एटम में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता है। मतलब इतना पावर होता है एक्सरेज में। तो एक्सरेज कैन आयोनाइज द गैस, साथ साथ में मेटल के भी एटम के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता है एक्सरे। मींस एक्सरे कैन इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब एक्सरे कैन आयोनाइज द गैस, एक्सरे कैन गिव द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, चौथी प्रॉपर्टी क्या है, दे कैन अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट। कोई भी फोटोग्राफिक प्लेट ले लो और उसके ऊपर एक्सरे डालो, एक्सरे को फॉल करो, तो उस पे स्पॉट नजर आएंगे तुमको, डार्क स्पॉट्स। इट मींस दैट एक्सरेज कैन अफेक्ट द फोटोग्राफिक, मतलब एक्सरे का असर फोटोग्राफिक प्लेट पे पड़ रहा है। ओके, फोटोग्राफिक प्लेट लो, उसके ऊपर एक्सरे डालो, तो वहां पे डार्क स्पॉट जनरेट होंगे फोटोग्राफिक प्लेट पे। इसका मतलब एक्सरे क्या कर रहा है, एक्सरे कैन इंपैक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट। एक्सरे के वजह से फोटोग्राफिक प्लेट पे डार्क स्पॉट्स पड़ते हैं। ठीक है, इसका मतलब एक्सरे कैन अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट। अब फोटोग्राफिक प्लेट क्या होता है,
बहुत बता रहा हूं मैं, फोटोग्राफिक प्लेट, बट व्हाट इज फोटोग्राफिक प्लेट? बिकॉज फोटोग्राफिक प्लेट मीन्स, देखो फोटो एंड ग्राफिक, फोटो मीन्स लाइट, ओके, और लाइट का इंपैक्ट वहां पे जो पड़ता है जिस प्लेट पे, उसको बोलते हैं फोटोग्राफिक प्लेट। फोटो मतलब लाइट, ओके, तो फोटोग्राफिक प्लेट इज फोटो सेंसिटिव प्लेट, जिसके अगर फोटोग्राफिक प्लेट पे तुम फोटोन स्ट्राइक करोगे तो वहां पे कुछ ना कुछ इंप्रेशन पड़ेगा, वहां पे कुछ ना कुछ स्पॉट्स जनरेट होंगे। तो फोटोग्राफिक प्लेट मतलब फोटो सेंसिटिव प्लेट, जहां पे लाइट पड़ता है, और एक्सरे क्या है? लाइट है, एक्सरे भी फोटोन है, तो एक्सरे जब फोटोग्राफिक प्लेट पे पड़ता है तो वहां डार्क स्पॉट जनरेट होते हैं। और फोटोग्राफिक प्लेट बनती कैसे है? एक ग्लास प्लेट ले लो और ग्लास प्लेट को सामने से कोटिंग कर दो, किसकी? फोटो सेंसिटिव मटेरियल की कोटिंग कर दो। ग्लास प्लेट लो और उसको कोटिंग कर दो। फॉर एग्जांपल ग्लास प्लेट लिया, उसको सिल्वर की कोटिंग किया, तो बन गई फोटोग्राफिक प्लेट। कोई भी मेटल की कोटिंग कर दो उसके ऊपर, जो मेटल फोटो सेंसिटिव है, तो इससे फोटोग्राफिक प्लेट बनते हैं। ग्लास प्लेट लो, मेटल की कोटिंग करो, सपोज सिल्वर की कोटिंग किया तो बन गया फोटोग्राफिक प्लेट। और ऐसे फोटोग्राफिक प्लेट पे अगर एक्सरे डालोगे, तुम एक्सरे फॉल करोगे तो उसके ऊपर स्पॉट जनरेट होंगे। इट मींस दैट एक्सरे कैन इफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट। वेरी सिंपल। दे कैन गिव द फ्लोरोसेंस इन मेनी सबस्टेंस ZNS। एक्सरे क्या करता है? एक्सरे फ्लोरोसेंस भी देता है। ZNS मतलब जिंक सल्फाइड एक मटेरियल है। अगर एग्जांपल जिंक सल्फाइड, फ्लोरोसेंस मतलब क्या होता है? जिंक सल्फाइड पे अगर एक्सरे डालोगे, जिंक सल्फाइड फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड है, एक मटेरियल है, उसके ऊपर तुम एक्सरे को इंसिडेंट करोगे। एक्सरे क्या है? शॉर्टर वेवलेंथ। तो जैसे ही ZNS पे जिंक सल्फाइड पे एक्सरे इंसिडेंट करोगे तो वहां से दूसरी रेज निकलेंगी जिसकी लॉन्गर वेवलेंथ होगी। एक्सरेज हैव शॉर्टर वेवलेंथ, लेकिन शॉर्टर वेवलेंथ जैसे ही ZNS जिंक सल्फाइड मटेरियल कंपाउंड पे तुम इंसिडेंट करोगे तो वहां से लॉन्गर वेवलेंथ की एक्सरे निकलेगी, तो उसको बोलते हैं फ्लोरोसेंस। सो एक्सरेज कैन कॉज फ्लोरोसेंस इन मेनी सब्सटेंस, दैट इज ZNS में फ्लोरोसेंस भी देता है। और दे हैव डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑन लिविंग टिश्यूज। कंटिन्यूअस एक्सपोजर टू ह्यूमन बॉडी कॉजेज रेडनिंग ऑफ स्किन। मतलब देखो, ज्यादा अगर एक्सपोजर किए, ज्यादा एक्सरे मशीन के सामने बैठे, ज्यादा एक्सरे का एक्सपोजर किए तो हमारे टिश्यूज को डैमेज कर सकती है एक्सरे, ओके। और बहुत कंटिन्यू तुम एक्सरे के कांटेक्ट में आ रहे हो कंटिन्यू, तो स्किन कैंसर भी होता है, रेडनिंग ऑफ स्किन होती है, स्किन खराब कर देता है एक्सरे। इसलिए जब तुम अपने बॉडी का एक्सरे लेने जाते हो तो तुमको फ्यू सेकंड के लिए एक्सपोजर, बहुत कम सेकंड के लिए खड़ा होना पड़ता है मशीन के सामने। अगर मान लो अगर एक महीने में तुमने 5-6 बहुत बार एक्सरेस किया तो उसको स्किन कैंसर होने के चांसेस, तो ज्यादा एक्सरेस करना भी स्किन के लिए घातक हो सकता है, स्किन के लिए डेंजरस है। तो ज्यादा एक्सरे का एक्सपोजर स्किन कैंसर कर सकता है। इट मींस दैट दे हैव डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑन लिविंग टिश्यू, टिश्यू डैमेज कर सकता है। अगर ज्यादा एक्सरेस के कांटेक्ट में आया है तो टिश्यू डैमेज हो सकता है, ठीक है। हमारी ह्यूमन बॉडी की स्किन खराब हो सकती है, रेडनिंग हो सकती है स्किन में, मतलब कैंसर हो सकता है, स्किन कैंसर। तो एक्सरे के ये डिसएडवांटेजेस भी हैं। ज्यादा एक्सपोजर अगर एक्सरे का लिए तुमने, ज्यादा कांटेक्ट में आए एक्सरेस के, तो हमारे टिश्यूज को डैमेज कर सकता है या फिर हमको स्किन कैंसर भी हो सकता है। इसलिए ज्यादा एक्सरेस के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, ओके। सो दीज आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरेस। वेरी सिंपल। लाइट के जो प्रॉपर्टीज होते हैं वही एक्सरेस के प्रॉपर्टीज होते हैं। लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है तो एक्सरे भी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, ओके। दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। एक्सरेस की जो प्रॉपर्टीज है, जो लाइट की प्रॉपर्टी है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। एक्सरेस का पावर हाई होता है, एक्सरे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देता है, एक्सरे गैस को आयोनाइज कर सकता है। एक्सरे को जब फोटोग्राफिक प्लेट पे डालोगे तो वहां पे इंप्रेशन पड़ेगा, मतलब फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट कर सकता है। एक्सरे फ्लोरोसन देता है, और एक्सरे का ज्यादा कांटेक्ट में आया तो हमारे टिश्यू डैमेज हो सकते हैं या फिर स्किन कैंसर भी होने की संभावनाएं रहती है एक्सरेस के कारण। तो ये होगी प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरेस। अब पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ एक्सरेस एंड यूजेस ऑफ एक्सरेस। तो एक्सरेस के बहुत सारे यूजेस है और बहुत सारी फील्ड में यूज होता है। मेडिकल फील्ड में मैंने बताया था एक्सरे सर्जरी के लिए यूज होता है। एक्सरे कैन पास थ्रू फ्लैश बट नॉट थ्रू बोन्स। मैंने अभी बताया एक्सरे फ्लैश मतलब एक्सरे हमारी स्किन में से पास होती है, मांस में से पास होती है, लेकिन बोन में से पास नहीं होती। इसलिए अगर हमारे बोन में फ्रैक्चर्स है, अगर हमारे कोई ऑर्गन डैमेज है अंदर की, ठीक है, कोई डैमेज है ऑर्गन, तो वो सब एक्सरे से पता किया जा सकता है। या फिर हमारे बॉडी में कोई अदर फॉरेन एलिमेंट्स है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर मेटल रॉड डाला हुआ है,
जैसे हमारी बॉडी फ्रैक्चर होती है तो हम क्या करते हैं, मेटल रॉड डालते हैं जोड़ने के लिए, तो हमारे बॉडी के अंदर मेटल रॉड है या नहीं यह भी एक्सरे से पता किया जा सकता है। तो मेडिकल फील्ड में, सर्जरी में एक्सरे का यूज होता है फ्रैक्चर को डिटेक्ट करने के लिए, कोई अदर एक्स्ट्रा एलिमेंट है हमारे बॉडी में उसको डिटेक्ट करने के लिए, या फिर कोई हमारे बॉडी का पार्ट खराब है उसको भी डिटेक्ट करने के लिए एक्सरेज का यूज किया जा सकता है। ठीक है, अभी तुमने देखा होगा कोरोना में क्या होता था, लंग्स में न्यूमोनिया हो जाता था। ठीक है, लंग्स डैमेज हो जाते थे ना कोरोना में, लंग्स ब्लॉक हो जाते थे, लंग्स में पानी बन जाता था न्यूमोनिया की तरह। तो एक्सरे सबसे पहले क्या करते थे, एक्सरे करते थे। तो एक्सरे से ये पता चलता था कि हमारे लंग्स ठीक है या नहीं है। ठीक है, तो इसलिए एक्सरे बहुत यूज हुआ कोरोना के काल में। कोविड-19 में लंग्स खराब है या नहीं है, लंग्स में वो कोविड-19 वायरस गया है कि नहीं है, लंग्स में पानी जमा हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सब चेक करने के लिए एक्सरे का यूज होता था कोविड-19 में। तो बहुत इंपॉर्टेंट यूज है मेडिकल फील्ड में एक्सरे का। दूसरा जो चीज है मेडिकल फील्ड में, एक को बोलते हैं रेडियोथेरेपी। मतलब हमारे अगर मान लो कोई बॉडी में कोई टिश्यू खराब हो गया है, ठीक है, कोई टिश्यू खराब है, डैमेज हो गया है, उसका कोई यूज नहीं है बॉडी के अंदर, तो एक्सरे मतलब रेडियोथेरेपी, एक्सरे उसके ऊपर क्या करते हैं, इल्यूमिनेट करते हैं और उस टिश्यू को मार देते हैं। डैमेज टिश्यू का तो कोई काम नहीं है हमारे बॉडी के अंदर। अगर हमारा टिश्यू खराब हो गया, कोई अगर हमारी स्किन में ट्यूमर आ गया है, एक फोड़ा आ गया या फिर कुछ ब्लॉक आ गया, कोई गांठ आ गई है, उसकी जरूरत नहीं है, तो एक्सरे क्या करते हैं, एक्सरे उसके ऊपर इल्यूमिनेट करते हैं और उसको रिमूव कर देते हैं। सो एक्सरे स्किन के ट्यूमर को भी रिमूव कर सकते हैं या स्किन डिजीज को क्योर करने के काम में भी आता है एक्सरे। तो एक्सरे मतलब रेडियोथेरेपी, एक्सरे किल द डिजीज टिश्यू, जो टिश्यू खराब है उसको भी किल करके बाहर निकाल सकते हैं। साथ में अगर हमारी स्किन खराब है, स्किन में ट्यूमर है, गांठें जमा हो गई है, उसको भी निकालना है, तो रेडियोथेरेपी मतलब एक्सरेज का यूज करके हम ट्यूमर्स को भी किल कर सकते हैं। सो एक्सरेज किल द डिजीज ऑर्गन ऑफ द बॉडी एंड दे कैन यूज टू क्योर स्किन डिजीज एंड ट्यूमर्स। तो ये मेडिकल फील्ड में। इंजीनियरिंग फील्ड में क्या है, इंजीनियरिंग फील्ड में भी बहुत ही ज्यादा एप्लीकेशंस है। बिकॉज ऑफ देयर हाई पेनिट्रेटिंग पावर दे आर यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट द स्ट्रक्चर ऑफ मेटल्स। अगर मान लो कि इंजीनियरिंग फील्ड में बहुत सारे मेटल हम मैन्युफैक्चर करते हैं, मेटल बनाते हैं, अलॉयज बनाते हैं इंडस्ट्री में, इंजीनियरिंग फील्ड में, तो मेटल सही से बना है कि नहीं, उसकी सरफेस स्मूथ है कि नहीं, वो पता आंखों से पता नहीं चलेगा ना। अगर मेटल के अंदर एकदम माइक्रोमीटर साइज का क्रैक है तो आंखों से तो हमको दिखेगा नहीं। ठीक है, या होल्स है, एक मेटल प्लेट है उसमें एकदम बारीक बारीक छोटे छोटे नैनोमीटर के होल्स हैं या फिर माइक्रोमीटर साइज के होल्स है, तो हमको पता है, हमको आंखों से नहीं दिखेंगे, नेकेड आई से नहीं दिखेंगे, तो पता कैसे करेंगे, एक्सरे से। सो मेटल सही से बना है या नहीं है। बहुत सारे इंजीनियरिंग फील्ड में मेटल बनाते हैं, हम अलॉयज बनाते हैं, तो वो मेटल सही से बना है कि नहीं बना है, मेटल के सरफेस पे क्रैक है कि नहीं, होल्स है कि नहीं, जो बहुत छोटे छोटे माइन्यूट होल्स है जो आंखों से दिखाई नहीं देते, तो वो एक्सरेज से हम पता कर सकते हैं। तो एक्सरेज आर यूज्ड टू डिटेक्ट द क्रैक्स एंड होल्स इन द मेटल प्लेट्स। मेटालिक प्लेट में होल है, क्रैक्स है जो हमने बनाई है उसमें है कि नहीं, वो एक्सरेज से पता चलता है। ठीक है, तो इंजीनियरिंग फील्ड में मेटल के सरफेसेस को डिटेक्ट करने के लिए, स्ट्रक्चर ऑफ मेटल को पता करने के लिए इंजीनियरिंग फील्ड में एक्सरे का यूज होता है। और इट इज नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक, हेंस इट डज नॉट डिस्ट्रॉय द पीस ऑफ मेटल। मतलब नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है, एक्सरे मेटल को डिस्ट्रक्ट नहीं करेंगे, एक्सरे मेटल को तोड़ेगी भी नहीं, कुछ नहीं करेगी, मेटल के अंदर सिर्फ जाएगी, ठीक है, और पता करेगी वहां पे क्रैक्स है या नहीं है। मेटल को ब्रेक नहीं कर सकती एक्सरे, इसका मतलब इट इज नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक, डिस्ट्रक्ट नहीं करेंगे, मेटल खराब नहीं होगा। अगर तुम बोलोगे कि ये मेटल है, उसके ऊपर मैंने एक्सरे डाला तो मेटल खराब हो गया, या अभी वो मेटल किसी काम का नहीं रहा, ऐसा नहीं होगा। एक्सरे मेटल को डिस्ट्रॉय नहीं करेगी, एक्सरे मेटल को डिस्ट्रक्ट नहीं करेंगी, एक्सरे किसी भी मटेरियल को डिस्ट्रक्ट नहीं करती है। ठीक है, इसका मतलब इट इज नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक, एक्सरे किसी भी मटेरियल को डिस्ट्रक्ट नहीं करती है, मेटल को वो खराब नहीं करेंगी। बस एक्सरे मेटल के ऊपर डाला तो पता करेंगे, वो एक्सरेज पता करेगी कि वहां पे होल्स है कि नहीं, क्रैक्स है कि नहीं, लेकिन मेटल्स को खराब करेगी क्या एक्सरे? नहीं। मेटल्स को तोड़ेगी क्या एक्सरे? नहीं। इसका मतलब एक्सरेज इज नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक विथ रेफरेंस टू द मेटल्स। तो ये होगी इंजीनियरिंग फील्ड में। अब इंडस्ट्री में भी एक्सरेज का बहुत सारा यूज होता है। एक्सरेज आर यूज्ड इन इंडस्ट्री टू डिटेक्ट द डिफेक्ट्स इन मोटर टायर्स, गोल्फ, टेनिस बॉल्स। ओके, इसका मतलब क्या है, जैसे सपोज करो टायर की इंडस्ट्री बहुत सारे टायर्स बनाती है, बहुत सारे टायर्स बनाती है, ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही टायर बनता है इंडस्ट्री में, लाखों टायर्स बनते हैं, हजारों टायर्स एक साथ बनते हैं। अभी हर टायर सही से बना है कि नहीं, क्योंकि सेफ्टी का सवाल नहीं है ना। अगर टायर का शेप बिगड़ गया,
और चेक नहीं किया कि बराबर बना है या नहीं बना, और वही टायर अगर व्हीकल में लगा दे तो एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए टायर एकदम परफेक्ट बनाना बहुत जरूरी है। ओके, तो टायर हमारा परफेक्ट बना है कि नहीं बना, शेप बराबर है कि नहीं, क्योंकि आंखों से तो कभी कभी शेप लग रहता है कि सर्कुलर शेप दिखता है, लेकिन थोड़ा सा भी शेप बिगड़ गया तो वो टायर से घातक एक्सीडेंट हो सकता है व्हीकल का। इसलिए उस मोटर टायर में डिफेक्ट है कि नहीं, शेप बराबर है कि नहीं, बराबर ठीक से बना है कि नहीं बना, ये चेक करने के लिए एवरी टायर को हम एक्सरे मशीन में डालते हैं और पता करते हैं कि टायर ठीक से बना है या नहीं बना है, या टायर में कोई फॉल्ट तो नहीं है। अब इतने सारे टायर बनते हैं तो हर टायर एक ह्यूमन एक टायर चेक करते बैठेगा नहीं, वो मशीन में डाल के चेक करेंगे कि टायर ठीक है या नहीं, मोटर टायर्स में कोई डिफेक्ट या कोई फॉल्ट है या नहीं, ये चेक करने के लिए भी एक्सरेस का यूज कर सकते हैं। और गोल फॉर टेनिस बॉल को भी चेक करने के लिए, अब बॉल तो मशीन से बन गया गोल, लेकिन एग्जैक्ट गोल है या नहीं, या फिर उस बॉल में डैमेज या कुछ होल्स है, या फिर बॉल डैमेज है क्या, ये सब चेक करने के लिए गोल फॉर टेनिस बॉल को भी चेक किया जाता है एक्सरेस से। और एक बहुत इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन और है इंडस्ट्री में, इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ पर्ल्स इन ऑयस्टर। ऑयस्टर मतलब क्या होता है, शिंपला, मराठी में शिंपला बोलते हैं, सिप बोलते हैं हिंदी में। शिंपले के अंदर मोती होता है, ठीक है, समुद्र में जाओगे तुम, ओके, सी में जाओगे तो सी में एक शिंपला होता है, शिंपला के अंदर मोती होता है। पर्ल मतलब मोती, ऑयस्टर मतलब शिंपला या शिप, शिप बोलते हैं हिंदी में, मराठी में बोलते हैं शिंपला। तो शिंपला के अंदर क्या होता है, मोती होता है। अब अगर उस शिंपले के अंदर मोती है या नहीं, ओके, त्या शिंपल्यामध्ये मोती आहे की नाही, वो शिंपले में मोती है कि नहीं, ये पता अगर करना है, ओके, तो हमको शिंपले को तोड़ना पड़ेगा, डायरेक्टली शिंपले को तोड़ना पड़ेगा। और अगर मान लो उसके अंदर मोती नहीं है तो शिंपले को तोड़ के कोई फायदा होगा क्या, नहीं। तो एक्सरे क्या करते हैं, वो शिंपले के अंदर सीधा एक्सरे डालोगे तो विदाउट ब्रेकिंग दैट ओएस्टर वी कैन डिटेक्ट उसके अंदर मोती है कि नहीं। शिंपले को ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, एक्सरे से हमको पता चल जाएगा उसके अंदर मोती है कि नहीं है। ओके, मोती है तो फिर ब्रेक करो, नहीं है तो फिर रहने दो, ऐसा हो जाएगा। ओके, तो वी कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ पर्ल्स इन ओएस्टर। शिंपले के अंदर, शिप के अंदर मोती है या नहीं है, ये पता करना है तो एक्सरे का यूज होता है। इसका मतलब ओएस्टर को ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, विदाउट ब्रेकिंग दैट ओएस्टर यू कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ पर्ल इन द ओएस्टर। ओएस्टर के अंदर मोती है कि नहीं ये पता किया जा सकता है, किससे, एक्सरे से। ओके, और साइंटिफिक रिसर्च में भी एक्सरे का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कौन सा रोल है, ओके, हमको स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल, कोई भी अननोन मेटल है, अननोन मटेरियल है, जैसे मैंने बताया था स्टोन, हमको पता ही नहीं वो स्टोन किससे बना है, उसके अंदर कौन सा एलिमेंट है, उसके अंदर कौन से एटम्स है, कौन से मॉलिक्यूल्स है और कैसे अरेंज है, ये कुछ भी नहीं पता है। तो ऐसे अननोन मटेरियल्स, जो मटेरियल्स नए हैं, आजकल कैसे टेक्नोलॉजी का जमाना है, नए नए मटेरियल्स आ रहे हैं, नए नए टेक्नोलॉजी डेवलप्ड हो रही है, ठीक है, तो ये सारी टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए न्यू मटेरियल्स चाहिए। तो न्यू मटेरियल्स के बारे में अगर हमको पता ही नहीं है उसके अंदर कौन से एटम्स है, कौन से मॉलिक्यूल्स है, कैसे अरेंज है, तो हम उसकी स्टडी कर सकते हैं क्या अच्छे से, नहीं। सो कोई भी मटेरियल्स के अंदर का स्ट्रक्चर क्या है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या है, उसको कैसे एटम्स अरेंज है उसमें, वो कौन से एलिमेंट है, ये सब पता करने के लिए हम एक्सरे का यूज करते हैं। साइंटिफिक रिसर्च में दे हैव बीन एम्प्लॉयड टू इन्वेस्टिगेट द स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल्स, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन दैट पर्टिकुलर कंपाउंड। तो ये 4 मेजर फील्ड है जिसमें एक्सरे के इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है, मेडिकल फील्ड में, इंजीनियरिंग फील्ड में, इंडस्ट्री में, साइंटिफिक रिसर्च में। तो ये 4 मेजर फील्ड्स है जिसमें एक्सरे के एप्लीकेशंस है। तो इस तरीके से हम एक्सरे के एप्लीकेशंस पढ़े। अब देखो, एक्सरे की डिस्कवरी की थी रॉन्जन ने, वो डिस्कवरी क्या थी, एक्सीडेंटल। रॉन्जन ने ऐसा इंटेंशनली नहीं किया था कि मुझे एक्सरे डिस्कवर किया, वो अपने आप एक्सरे की डिस्कवरी हो गई, एक्सीडेंटल। रॉन्जन कर रहा था कैथोड रे पे एक्सपेरिमेंट और उसको एक्सरेज मिली, उसने उसको एक्सरेज बोल दिया, अननोन रेज बोल दिया। और आज वो अननोन रेज, 1895 की डिस्कवरी की अननोन रेज आज नोन हो गई और इतने सारे एप्लीकेशन के काम में आती है एक्सरेज। तो देखो उस वक्त 18th सेंचुरी में जो हुआ था उसका अभी 21st सेंचुरी में कितना बड़ा यूज है और कितना बड़ा उपयोग है और कितना इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन था एक्सरे का। तो रॉन्जन ने तो एक्सीडेंटल डिस्कवरी की, एक्सीडेंटल हुई डिस्कवरी। उसके बाद कुलिज, डॉक्टर कुलिज नाम के साइंटिस्ट ने एक ऐसा सेटअप बनाया जिससे तुम एक्सरे को इजीली प्रोड्यूस कर सकते हो। डॉक्टर कुलिज नाम के साइंटिस्ट ने रॉन्जन की डिस्कवरी के बाद एक ऐसा सेटअप और एक ऐसा एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट किया जिससे तुम एक्सरे को इजीली पैदा कर सकते हो, इजीली प्रोड्यूस
कर सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज क्या होता है। कूलिज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, उसको बोलते हैं कूलिज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। डॉक्टर कूलिज ने यह एक्सपेरिमेंट किया और एक्सरेज को प्रोड्यूस कैसे करते हैं ये बताया। तो देखो वेरी सिंपल सेटअप है, 2 मिनट में बताऊंगा, सिर्फ 2 मिनट में, 120 सेकंड में तुमको ये पता चल जाएगा कि एक्सरे प्रोड्यूस कैसे होती है। वेरी सिंपल, डिटेल में हम अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, आज में एकदम सिंपल। ये देखो कूलिज ने क्या किया, कैथोड फिलामेंट लिया, ये कैथोड है, ये टंगस्टन फिलामेंट, टंगस्टन फिलामेंट है ये कैथोड। टंगस्टन फिलामेंट इज एक्टिंग एज अ कैथोड, ये कैथोड लिया, ठीक है, और इसको लो वोल्टेज दिया, एसी वोल्टेज। और कैथोड, क्योंकि कैथोड को हीट करना है, टंगस्टन फिलामेंट है, टंगस्टन फिलामेंट हीट कैसे होगा, वोल्टेज देने से। तो इस टंगस्टन फिलामेंट को लो वोल्टेज दिया, ठीक है। कैथोड क्या है, टंगस्टन फिलामेंट, और कैथोड के आगे उसने रखा एक, कैथोड को एक ट्यूब में रखा, इसको बोलते हैं एक्सरे ट्यूब, कूलिज ट्यूब, ये ट्यूब में रखा। ओके, ट्यूब के ये कैथोड के जस्ट इन फ्रंट ऑफ दैट कैथोड ही केप्ट एनोड। एनोड मतलब कोई भी एक मेटल लिया, उसमें कौन सा मेटल लिया, इस एनोड को हम टारगेट भी बोलते हैं। और वो टारगेट किस मटेरियल से बना था, किस एलिमेंट से बना था, मोलिब्डनम, मोलिब्डनम का टारगेट रखा। तो टारगेट मोलिब्डनम इज एक्टिंग एज अ एनोड एंड फिलामेंट इज एक्टिंग एज अ कैथोड। टंगस्टन फिलामेंट क्या है, कैथोड है, और ये जो मेटल ब्लॉक है किसका, मोलिब्डनम का मेटल ब्लॉक एनोड की तरह काम कर रहा है। और इसमें एक ट्रांसफॉर्मर लगा दिया, ठीक है, ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, ये ट्रांसफॉर्मर है स्टेप अप। ओके, ये ट्रांसफॉर्मर क्यों लगाया स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, क्योंकि ये जो लो वोल्टेज है, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज बनाने के लिए स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर लगा और ज्यादा करंट पास करने के लिए 30 मिली एम्पियर के अराउंड करंट पास किया, ठीक है। तो ये लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज कौन कन्वर्ट करेगा, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, और फिर वो हाई वोल्टेज कैथोड को जाएगा। अब हाई वोल्टेज गया कैथोड को, तो कैथोड क्या होगा, हीट होगा, कैथोड को एकदम हाई वोल्टेज। देखो यहां पे लो वोल्टेज दे रहे हैं, इस लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहे हैं स्टेप अप। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। तो लो एसी वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर से, और करंट कितना रखा हमने, 30 मिली एम्पियर करंट रखा। तो ये जैसे ही लो वोल्टेज हाई वोल्टेज में बदल गया, और ये हाई वोल्टेज फिर हम किसको दे रहे हैं, कैथोड को दे रहे हैं। तो हाई वोल्टेज के कारण कैथोड किससे बना है, टंगस्टन फिलामेंट से। तो ये जैसे ही हाई वोल्टेज हमने कैथोड को दिया, तो कैथोड क्या हो गया, हीट हो गया, गर्म हो गया। वोल्टेज देने से कैथोड गर्म होगा, क्योंकि कैथोड कौन से मेटल से बना है, टंगस्टन से बना है। तो टंगस्टन गर्म हो गया, और गर्म होके बहुत हीट हुआ, और जैसे ही हीट हुआ उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने लग गए, कैथोड में से इलेक्ट्रॉन निकलने लग गए, किससे, हीट से। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, थर्मियोनिक इमिशन, थर्म, हीट से कैथोड हीट हुआ, हीट के कारण इलेक्ट्रॉन निकल गए, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, थर्मियोनिक इमिशन, हीट के कारण इलेक्ट्रॉन निकालना, दैट इज कॉल्ड थर्मियोनिक इमिशन। और उस इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं, थर्मल इलेक्ट्रॉन्स, जो हीट से निकल रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं, थर्मल इलेक्ट्रॉन्स। तो कैथोड को हाई वोल्टेज दिया तो कैथोड हीट हो गया। कैथोड हीट होने का, कैथोड मतलब टंगस्टन फिलामेंट, टंगस्टन फिलामेंट हीट होने के बाद उसमें से इलेक्ट्रॉन निकले, हीट से इलेक्ट्रॉन निकलना मतलब थर्मियोनिक इमिशन। थर्मियोनिक इमिशन प्रोसेस से इलेक्ट्रॉन्स निकले, और वो इलेक्ट्रॉन्स क्या थे, थर्मल इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन हीट से निकलते हैं उसको क्या बोलेंगे, थर्मल इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही निकले वेरी हाई वेलोसिटी के साथ, जैसे ही तुम हीट दे रहे हो इलेक्ट्रॉन इतने तेजी से भाग रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन किसके वजह से निकल रहे, हीट के वजह से। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड थर्मियोनिक इमिशन। और थर्मल इलेक्ट्रॉन इसने तेजी से इतने वेलोसिटी से भागे, और उसके सामने रखा था एनोड, सीधा एनोड के साथ टकरा गए। तो ये जो इलेक्ट्रॉन कैथोड में से निकल रहे हैं, इतने स्पीड से निकले, इतने वेलोसिटी से निकले, और सीधा एनोड को टकरा गए, एनोड को स्ट्राइक किया। जैसे ही एनोड को इलेक्ट्रॉन ने स्ट्राइक किया, एनोड में से कुछ रेज निकले, उसी रेज को बोलते हैं एक्सरेज। सिंपल फिनोमिना है, डिटेल में फिनोमिना अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। सिंपल फिनोमिना है, कैसे सिंपल फिनोमिना कैसे है, कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकले, वेरी तेजी से भागे, तेजी से दौड़े, वेरी हाई वेलोसिटी से दौड़े, और एनोड के साथ टकरा गए। इफ सपोज करो कोई आदमी दौड़ रहा है रोड पे, और सामने भीड़ खड़ी हुई और भीड़ से टकरा गया और स्कैटर हो गया, तो उसमें से क्या हो गया, कुछ रेज निकल गई सपोज करो। उसी तरीके से टंगस्टन फिलामेंट में से इलेक्ट्रॉन हीट के कारण निकले, और बहुत स्पीड से दौड़े, वेलोसिटी से दौड़े, और सीधा एनोड के साथ टकरा गए। और जैसे ही एनोड के साथ स्ट्राइक हो गए, एनोड में से कुछ रेज निकली, उन रेज को बोलते हैं एक्सरेज। तो इस तरीके से डॉक्टर कूलिज ने बताया कि इस तरीके के सेटअप से हम एक्सरेज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब ऐसा क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन एनोड के साथ टकराया और एक्सरेज निकली, ये डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी बस इतना जान लो कि ये एक सेटअप है,
इस सेटअप में टंगस्टन फिलामेंट में से इलेक्ट्रॉन निकले और एनोड को स्ट्राइक किए तो एनोड में से एक्सरेज निकल गई। तो ये होता है प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज, कूलिश ट्यूब एक्सपेरिमेंट। एक सिंपल सा वीडियो दिखाऊंगा। ये तो 2 डायमेंशनल पिक्चर था, ये डायग्राम मैंने बनाई थी और ये एनिमेशन मैंने बताया। अब मैं तुमको एक YouTube का एक वीडियो दिखाऊंगा जिस वीडियो में वेरी सिंपल 3 डायमेंशनल एनिमेशन से बताते कि एक्सरे किस तरीके से प्रोड्यूस होती है। तो ये वीडियो की लिंक यहां पे है, ये देखो अभी वीडियो दिखाऊंगा, ठीक है। सो दिस इज द वीडियो, very interesting video on the production of X-rays. ओके, तो ये वीडियो दिखाऊंगा तुम। ओके, तो देखो, यस, हाँ, ये प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज वीडियो दिख रहा है साक्षी? ओके, तो इस तरीके देखो, ये तो 3 डायमेंशनल सेटअप है इस तरीके का। यहाँ पे कूलिश ट्यूब है, यहाँ पे वोल्टेज देने के लिए बैटरी लिया है, ये टंगस्टन फिलामेंट है, ओके, और यहाँ पे जो है वो एनोड रखा हुआ है यहाँ पे। तो इस तरीके से, और अंदर ट्यूब के अंदर प्रेशर कितना होता है? 10⁻⁻⁻6 mm मर्क्यूरी प्रेशर होता है, ओके। लो टेंशन बैटरी रखा है, बैटरी से यहाँ पे वोल्टेज दिया है, हमने वहां पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर रखा था। तो देखो ये कैथोड में से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं अभी, और इस फिलामेंट को मोलिब्डेनम सिलेंडर से भी कवर किया और सामने भी मोलिब्डेनम रखा है। ये है एनोड। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स एनोड पे पड़े तो सेंटर ऑफ द एग्जैक्ट सेंटर पे पड़े, यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं और एनोड पे पड़ रहे हैं। टारगेट है ये एनोड, मोलिब्डेनम। ये ऊपर पीछे से कॉपर लगा है। ये कॉपर क्यों लगा है? क्योंकि ज्यादा हीट नहीं होना चाहिए, इसलिए। वो हमने डायग्राम में नहीं दिखाया था। ये मोलिब्डेनम का बना हुआ है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस पे स्ट्राइक किए, ठीक है, कैथोड, ये टारगेट बहुत गर्म होगा, इसको कूल करने के लिए हम पानी भी बाहर से सर्कुलेट कर रहे हैं। वो हमने डायग्राम में नहीं दिखाया, लेकिन यहां पे देखो दिखा रहा है कि वाटर कूलिंग सिस्टम भी होता है। बिकॉज टारगेट बहुत गर्म होता है, उसको थोड़ा कूल करने के लिए हम वाटर सप्लाई भी करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही टारगेट पे पड़ेगा, एनोड पे, यहां से क्या पड़ेगी? जैसे ही एक्सरे एकदम परपेंडिकुलर, यहां से ऐसे एक्सरेज इल्यूमिनेट होगी, ठीक है, एक्सरे यहां से निकलेगी। इलेक्ट्रॉन पढ़ रहा है, एक्सरे यहां से निकल रहे हैं। देखो बहुत ही अच्छा वीडियो है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा एनिमेशन है। इससे हमको पता चल रहा है कि ये देखो एक्सरेज निकल गई, इलेक्ट्रॉन्स पड़ा, एक्सरे इस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सरेज निकल लिए। तो इस तरीके से हमारा कूलिश ट्यूब होता है। और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये वीडियो तुम YouTube पे देख सकते हो, प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे डालो YouTube पे तो ये वीडियो दिखेगा। इससे समझ में आएगा कि किस तरीके का कूलिश सेटअप था। तो इस तरीके से मैंने आज एक्सरे के बारे में बताया और एक्सरे प्रोड्यूस कैसे करते हैं उसके बारे में बताया। ओके, तो आज हमने देखा कि एक्सरेस क्या होता है, एक्सरे की प्रॉपर्टीज क्या है, एप्लीकेशंस क्या है और एक्सरे कैसे प्रोड्यूस किए हो। यहाँ इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है तो क्वेश्चन पूछ सकते हो। इज देयर एनी क्वेश्चन? बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ओके, आगे हम देखेंगे कि एक्सरे जब एनोड के अंदर जाती है तो ऐसा क्या होता है कि उसमें से एक्सरेज निकलती है। ये अंदर का फिनोमिना हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज सिर्फ ऊपर से पढ़े कि इस तरीके से एक्सरे प्रोड्यूस होती है और एक्सरे का इतना यूजेस है और एक्सरे के इतने एप्लीकेशंस है, ये सारी चीजें पढ़े। यहाँ कोई डाउट है इसमें तो यू कैन आस्क।